नए तेलंगाना राज्य सचिवालय के उद्घाटन का समय तय कर लिया गया है। सरकार ने ऐलान किया है कि नए सचिवालय का उद्घाटन 17 फरवरी को सीएम केसीआर के जन्मदिन के मौके पर किया जाएगा। लेकिन सचिवालय का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। भले ही मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी हर हफ्ते कार्यों का निरीक्षण करते हैं, लेकिन काम में देरी हो रही है। 17 फरवरी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर पूरी बिल्डिंग नहीं तो सीएम व सीएच चैम्बर का काम पूरा कर शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बजट रिलीज का आदेश शुरुआती गणना के आधार पर दिया गया है कि 6 मंजिल और 6 लाख वर्ग फीट में सचिवालय के निर्माण पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाद में टेंडर के दौरान इसमें 494 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। टेंडर प्रक्रिया में शाहपुरजी पल्लोनाजी 514 करोड़ रुपए की 4% की बढ़ोतरी के साथ L1 पर रहे। कुछ ही दिनों में ये उम्मीदें जग गई। अधिकारियों ने यह कहते हुए कुल लागत को बढ़ाकर 619 करोड़ कर दिया है कि एक मंजिल बढ़ गई है और 1 और लाख वर्ग फुट की अनुमति लागत 219 करोड़ होगी। इस हद तक बजट आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा है कि निर्माण की लागत 800 करोड़ होंगी, क्योंकि उसके बाद कीमतें बढ़ी है। यह फिर से 1000 करोड़ पर पहुंच गया। अधिकारियों ने कहा है कि काम पूरा होने तक लागत 1200 करोड़ तक पहुंच जाएगी। मंत्री तलसानी ने कहा है कि केसीआर के नेतृत्व में प्रदेश हरा भरा व समृद्ध हुआ है। उन्होंने नेकलेस रोड पीपल प्लाजा में आयोजित पतंग महोत्सव में भाग लिया। इस मौके पर बोलते हुए मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2014 तक ना तो पर्याप्त पानी मिला और ना ही संतोषजनक फसल काटी गई। केसीआर के आने के बाद प्रदेश हरा भरा व समृद्ध हो गया है। सभी किसान खुश हैं। उन्होंने आलोचना की है कि पश्चिमी उन्माद में त्योहार की संस्कृति को भुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पतंग उड़ानी है तो कम से कम हवा तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कभी कौन सीमा अन्नपूर्णा राज्य था, अब यह तेलंगाना देश के लिए अन्नपूर्णा राज्य बन गया है। मंत्री एर्रबल्ली दयाकर राव ने केंद्र पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का अड़ियल रवैया प्रदेश के लिए अभिशाप बन गया है। उन्होंने गरीब लोगों से रोजगार गारंटी धन छीनने की साजिश के लिए मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की नीतियों के कारण सरपंचों को परेशानी हो रही है। उन्होंने याद दिलाया है कि केंद्र ने बयाराम स्टील फैक्ट्री के मामले में दिए गए आश्वासन की अनदेखी की है। एर्रबल्ली ने शिकायत की है कि मोदी सरकार राज्य को धन उपलब्ध कराने में उपेक्षा कर रही है। ने कहा है कि वह दोरनाकल विधानसभा क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि बीआरएस पार्टी आगामी चुनाव में फिर से सत्ता में आएगी और देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मंत्री एर्रबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि सीएम केसीआर के आने के बाद ही सभी विधानसभा क्षेत्रों को सिंचाई का पानी मिल रहा है। मंत्री ने सवाल किया है कि क्या यह सच है कि कालेश्वरम परियोजना और 24 घंटे बिजली से किसानों को फायदा हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार राज्य में मोटरों के लिए मीटर लगाना चाह रही है। उर्फ तेलंगाना देश का एकमात्र राज्य है जो रैतु बंधु योजना का लाभ पहुंचाता है। सीएम केसीआर ने कार्यकर्ताओं से खम्बम में आयोजित सभा को सफल बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री केसीआर ने शिक्षकों को संक्रांति का तोहफा दिया है। सरकार ने शिक्षकों की पदोन्नति और तबादलों को हरी झंडी दे दी है। शिक्षक संघों के साथ बैठक के बाद शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने इस आशय का बयान दिया। 2 से 3 दिन में शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। काउंसलिंग के जरिए तबादला प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से की जाएगी। सरकार ने सरकारी शिक्षकों के साथ साथ केजी, बीवी और मॉडल स्कूलों के तबादलों को मंजूरी दे दी है। शिक्षक संघ सरकार के फैसले से खुश है। सीएम केसीआर ने मंत्रियों का आभार जताया। शिक्षक संघों के नेताओं ने मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी और हरीश राव से मुलाकात की। उनसे शिक्षकों के तबादले और पदोन्नति पर चर्चा हुई। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने आश्वासन दिया है कि शिक्षक संघों के साथ बैठक के बाद शिक्षकों के तबादले और पदोन्नति 1 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में भाषा विद्वानों और पीईटी के पदों को समन्वय वरिष्ठता कर्मचारियों द्वारा भरा जाएगा और उन्नयन के पदों को अदालत के फैसले के बाद भरा जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि भले ही अभी तबादले और पदोन्नति हो चुकी है, लेकिन शिक्षक अपने वर्तमान पदों पर बने रहेंगे और अंतिम कार्य दिवस पर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इस बीच आलोचना हो रही है कि सरकार ने शिक्षक तबादलों पर फैसला लिया है, क्योंकि मार्च में शिक्षक एमएलसी चुनाव है। शिक्षक 1.5 साल से 317 जियो रद्द करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि सरकार अब राजनीतिक लाभ के लिए शिक्षक संघों को बुला रही है और घोषणाएं कर रही है।
पुराने शहर में नाइट काइट्स फेस्टिवल जोरों पर रहा। बेगम बाजार में फ्लैश लाइट की रोशनी में पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ओल्ड सिटी के निवासी एक परिवार के रूप में नाइट काइट फेस्टिवल में भाग लेते हैं। बेगम बाजार व गोशामल में डीजे और ढोल नगाड़ों के बीच रात को पतंगबाजी की गई। हर संक्रांति पर बेगम बाजार में परंपरागत रूप से एक रात पतंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। मेला सुबह 4 बजे तक चला। युवा और वृद्धा सभी ने नाइट काइट फेस्टिवल में भाग लिया। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड के एमडी एनवीएस रेड्डी ने घोषणा की है कि एयरपोर्ट मेट्रो के कार्यों को गति देने के लिए समानांतर में कई पूर्व निर्माण गतिविधियां शुरू की गई है और तेज गति से प्रगति कर रही है। सामान्य सलाहकार के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 20 तारीख है, जबकि इन विशेषज्ञ इंजीनियरिंग सलाहकारों की नियुक्ति अगले महीने के पहले सप्ताह में की जाएगी। इस बीच मेट्रो के अलाइनमेंट को ठीक करने और स्टेशनों की लोकेशन तय करने के लिए सर्वे का काम जोरों पर चल रहा है। सैटेलाइट आधारित डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन नामक 2 विधियों का उपयोग करके सटीक निर्देशांक जानने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से सर्वेक्षण का काम जोरों पर है। शमशाबाद कस्बे के पास फोर्ट ग्रैंड अंडरपास तक अब तक 21 किलोमीटर का सर्वे पूरा हो चुका है। एनवीएस रेड्डी ने घोषणा की है कि इस महीने के अंत तक पूरा सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा, जिसके बाद संरेखण को इंगित करने के लिए पैक मार्किंग शुरू की जाएगी। बीजेपी के तेलंगाना राज्य प्रभारी तरुण चुग ने कहा है कि सीएम केसीआर तेलंगाना में सत्ता जाने का डर लगा है। सीएम केसीआर ने तालिबान की टिप्पणियों का जवाब दिया। उनका कहना है कि सरकारी गाड़ी में बच्ची के साथ रेप करने वाले तालिबान लोग हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि तालिबान सत्तारूढ़ दल के नेताओं की संतान है, जिन्होंने वाहन में बलात्कार किया था। तरुण चुग ने बलात्कार की घटना में शामिल टीआरएस और मजलिस पार्टियों के नेताओं की तालिबान के रूप में कड़ी आलोचना की। दलितों को दिए गए वादों को लागू नहीं करने वाले, डबल बेडरूम घर नहीं देने वाले और गरीबों का खून चूसने वाले असली तालिबानी कहाँ है। हैदराबाद आधे से ज्यादा खाली है। संक्रांति पर्व पर शहर वासी अपने घरों को चले गए। उन्होंने निजी वाहनों, बसों और निजी वाहनों में यात्रा की। नतीजतन बाहरी और राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों से भरे हुए थे। मुख्य रूप से विजयवाड़ा, बैंगलोर और वरंगल राजमार्गों पर टोल गेटों पर वाहनों की कतार लगी रही। बड़ी संख्या में शहरवासी अपने गृह नगर चले गए। ट्रैफिक पुलिस का अनुमान है कि 12 और 13 तारीख को 2.5 लाख से अधिक वाहनों ने संबंधित राजमार्गों पर टोल गेट पार किए। रचकुंड ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि विजयवाड़ा हाईवे पर पतंगी और वरंगल हाईवे पर बीबी नगर टोल प्लाजा से 1,49,403 वाहन गुजरे। उल्लेखनीय है कि 1,14,249 वाहन कार है। पुलिस ने बताया है कि इन 2 दिनों में 1,24,172 वाहनों ने विजयवाड़ा हाईवे पर सफर किया। साथ ही 13,334 वाहन वरंगल की तरफ से हैदराबाद आए। रात 10 बजे से 1 बजे के बीच शहर वासी ज्यादातर वाहनों में सफर करते हैं। राजमार्गों पर भारी ट्रैफिक को देखते हुए यातायात को नियंत्रित करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, आरटीसी के अधिकारियों ने कहा। उन्होंने कहा है कि वह जीएमआर टोल की प्रतिबंध टीमों के साथ काम कर रहे हैं। मुख्य मार्गों पर आवागमन करने वालों को चेतावनी दी गई कि यातायात बाधित करने पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का अनुमान है कि कल भी हैदराबाद हाईवे पर इसी तरह के ट्रैफिक की संभावना है। कंटी वेलुगु कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत इस महीने की 18 तारीख को दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री केसीआर खम्बम से की जाएगी और सरकार इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द पूरी करने की योजना बना रही है। सरकार इस कार्यक्रम की शुरुआत खम्बम जिले से करना चाह रही है। इस पर समीक्षा बैठक करने वाले हरीश राव ने सुझाव दिया है कि सीएम केसीआर कार्यक्रम शुरू होते ही जनप्रतिनिधियों और जिला स्तर के अधिकारियों को सभी जिलों में आंखों की जाँच शुरू करने की कार्रवाई करनी चाहिए। सभी केंद्रों पर आंखों की जांच करने वाली मशीन, चश्मा और दवाइयां उपलब्ध कराएं और कोई समस्या आने पर परिवार कल्याण विभाग की आयुक्त श्वेता महंती को सूचित करें। मंत्री ने सुझाव दिया है कि व्हाट्सएप ऐप ग्रुप बनाकर जिला स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए और संबंधित समूहों को व्हाट्सएप ऐप पर एक बार सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे विवरण अपडेट करना चाहिए।
मंत्री हरीश राव ने अधिकारियों को गांवों और कस्बों में लोगों को आंखों की रोशनी के प्रति जागरूक करने पूरे विवरण के साथ फ्लेक्सी बोर्ड और बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि वे समझ सके। उन्होंने कहा है कि कंटी वेलुगु कार्यक्रम का पहला चरण 8 महीने तक चला, तो इस बार सरकार का लक्ष्य है कि इसे 100 दिनों में पूरा किया जाए और इसके लिए पिछली 827 टीमों को इस बार बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। परीक्षा केंद्रों के पास मेडिकल टीम के सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने कहा है कि सरकार ने जरूरतमंदों को 30 लाख रिकॉर्डिंग क्लास और 25 लाख प्रिस्क्रिप्शन क्लास मुफ्त देने का फैसला किया है, जबकि चरणबद्ध तरीके से 16,533 केंद्रों में शिविर लगाए जाएंगे। एमपीडीओ, तहसीलदार मंडल, विशेष अधिकारी मंडल स्तर पर एमपीओ, डीएमएचओ, डिप्टी डीएमएचओ, जिला स्तर पर कार्यक्रम अधिकारियों को कंटी वेलुगु शिविरों का निगरानी के लिए मंत्री हरीश राव द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। मंत्री ने सुझाव दिया है कि प्रतिदिन शिविरों का भ्रमण करने के लिए कलेक्टर टूर का आयोजन किया जाए। स्थानीय निकाय के अतिरिक्त कलेक्टर पूरी निगरानी करे। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुछ ही सीटों पर दूसरे नंबर पर आई थी। आगामी चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है, जो सत्ताधारी दल में है और जिनके पास टिकट पाने का कोई मौका नहीं है। क्षेत्र स्तर के प्रमुख नेता विभिन्न व्यवसायों में आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत लोगों को अपनी ओर मोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर लोगों के बीच एक मजबूत धारणा बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए कि वे सत्ताधारी दल के विकल्प है, सक्रिय रूप से मजबूत नेताओं के लिए प्रयास कर रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर प्रभाव छोड़ने वाले कुछ ही नेता वर्तमान में भाजपा में शामिल हुए। जब हम संसदीय क्षेत्रों को देखते हैं तो 7 या 8 नेता ऐसे हैं जो कुछ प्रभाव डालने में सफल रहे। मजबूत उम्मीदवारों की तलाश करते हुए मौजूदा नेतृत्व और कैडर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पार्टी के सहयोगी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। प्रदेश भर में कार्यक्रमों की रफ्तार तेज करने वाली भाजपा का पूरा फोकस विधानसभा क्षेत्रों पर है। पार्टी नेतृत्व भी तेलंगाना पर नियंत्रण हासिल करने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहा है। दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विधानसभा की 119 में से 118 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। वह 10 सीटों पर दूसरे, 48 सीटों पर तीसरे, 18 सीटों पर चौथे, 15 सीटों पर 5, 12 सीटों पर 6, 2 सीटों पर 7वां, वीरा में 18वें और दोरनाकल में 10वें स्थान पर रही। इन चुनावों की समाप्ति के 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर असाधारण रूप से जीत हासिल हुई। अंबरपेट में मामूली अंतर से हराने वाले किशन रेड्डी सिकंदराबाद लोकसभा सीट से जीते और केंद्रीय मंत्री बने। 15,000 मतों के अंतर से करीमनगर विधानसभा सीट हारने वाले बंडी संजय के बाद करीमनगर लोकसभा के लिए चुने गए। इसने निजामाबाद और आदिलाबाद में लोकसभा सीटें भी जीती। अगले विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने दुब्बक्का और हुजूराबाद से जीत हासिल की, लेकिन मुनगोडू में कड़े मुकाबले के बाद हार गए। उपचुनाव में नागार्जुन सागर को नाम मात्र के वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस काफी पीछे है। बीजेपी को करीमनगर और निजामाबाद में फायदा हुआ, जहां पार्टी को नाम मात्र के वोट मिले। विधानसभा उपचुनाव में भी यही स्थिति है, जहां दूसरी पार्टियों के कदावर नेता आकार शामिल हुए। वहां बीजेपी जीतने में सफल रही, जहां कांग्रेस न सिर्फ तीसरे पायदान पर गिर गई बल्कि अपनी जमानत भी गंवा बैठी। नागार्जुन सागर में कांग्रेस की ओर से सबसे मजबूत उम्मीदवार जना रेड्डी मैदान में थे और बीजेपी ने सिर्फ तीसरे नंबर पर सिमट कर रह गई, बल्कि उसकी जमानत भी चली गई। भले ही पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में राज्य में उस पार्टी की ताकत बढ़ी हो, लेकिन जब वह निर्वाचन क्षेत्रों को देखते हैं तो ऐसी स्थिति होती है जहां दूसरे दलों के मजबूत नेता आते हैं और शामिल होते हैं। संक्रांति पर्व पर जिले के बिजली उपभोक्ताओं को कंपनी ने झटका दिया। इस महीने एसी ड्यू नामक एक नए प्रकार का संग्रह पेश किया है। बिल देखकर उपभोक्ता सहम गए। ट्रांसको के अधिकारी यह कहकर इधर उधर जा रहे हैं कि यह खराब है। पहले तो इसे अस्पष्ट छोड़ दिया गया क्योंकि हर महीने नियमित बिल के साथ अतिरिक्त बिल भी आता था। बिल चुकाने गए ग्राहक मायूस हो रहे हैं क्योंकि स्टाफ ने उन्हें एसी बकाया चुकाने को कहा। कुछ लोगों के पास सैकड़ों एसीडी बिल आते हैं, कुछ के पास हजारों बिल आते हैं। नतीजतन ग्राहक कर्मचारियों से पूछ रहे हैं कि उन्हें नए प्रकार के शुल्क क्यों देने पड़ रहे हैं। उपभोक्ताओं को सबसे पहले शिक्षित करने वाले ट्रांसको के अधिकारियों ने उस दिशा में कदम नहीं उठाया है, इसीलिए उन्हें बिल भरने की चिंता सता रही है। बिजली उपभोक्ताओं को दिसंबर माह का बिजली बिल जनवरी में दिया गया।
एसीडी के नाम से बिल के साथ एक अतिरिक्त बिल भी रखा गया। पिछले साल विकास शुल्क के नाम पर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क वसूलने वाली बिजली वितरण कंपनी ने फिर से हद कर दी है। बिलों में एसीडी का नाम शामिल होने से उपभोक्ता परेशान है। ऐसा कहा जाता है कि उपयोग की परवाह किए बिना हजारों बिल आने से उन्हें पैसा नहीं मिलने वाला है। जिले में 4,80,000 घरों में बिजली कनेक्शन है। आलोचनाएं आ रही है कि बिजली वितरण कंपनी NPDCL ने ऐसा व्यवहार किया है जैसे कि उपभोक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली इकाइयों की परवाह किए बिना, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, उपभोक्ता के लिए पर्याप्त है। संक्रांति का नाम लेते ही याद आते हैं सकीनालू, गारेलू, आसी रेलू और बहुत कुछ। त्योहार के दौरान हर घर में ये होना चाहिए। संक्रांति के पहले से लेकर त्योहार के 10 दिन पहले तक इनका इस्तेमाल सुबह की चाय और शाम के नाश्ते के साथ किया जाता है। एक जमाने में गाँव में ही नहीं, शहरों में भी आसपास के घरों को सभी स्त्रियां एक एक कर घर में ये व्यंजन बनाती थी। लेकिन अब शहरी जीवन में काम के दबाव में बिना एक पल की भी फुर्सत के पड़ोसियों के पास, जिनके पास उचित अभिवादन भी नहीं है, लोग उन आटे के व्यंजन बनाने का तरीका जाने बिना ही तैयार आटे की रेसिपी का सहारा ले रहे हैं। इस वजह से इन्हें बनाने और बेचने वाले स्टोर्स की काफ़ी डिमांड हो रही है। हैदराबाद सहित अन्य शहरों में बेकरी की दुकानें खुल रही है। संक्रांति, उगादी, होली, दशहरा, सकीनेलू, अरिसेलू, गारेलू, गारी जेलू, पोलेलू बनाकर कई गांवों में कोई भी त्योहार आज भी मनाया जाता है। हाईकोर्ट ने हैदराबाद शहर में अवैध निर्माण के लिए GHMC को दोषी ठहराया। यह कहा गया है कि अवैध निर्माणों के विध्वंस नोटिस पर सिविल कोर्ट के यथास्थिति के आदेश का मतलब यह नहीं है कि आगे अवैध निर्माण जारी रखा जाना चाहिए। अदालत ने खुलासा किया है कि GHMC की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि इस तरह के अवैध निर्माण जारी न रहे। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर GHMC को फटकारा लगाई है। सिविल कोर्ट ने अवैध निर्माण गिराने के नोटिस पर यथास्थिति का आदेश जारी किया है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अवैध निर्माण रोकने के लिए GHMC जिम्मेदार है। पीठ ने GHMC के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि उसने अवैध निर्माण के हस्तक्षेप नहीं किया है, क्योंकि यथास्थिति के आदेश थे। इसे देखते हुए ट्रिब्यूनल ने टिप्पणी की है कि GHMC के अधिकारियों की अवैध बिल्डरों से मिलीभगत है और ये कहा गया है कि यथास्थिति आदेश का मतलब यह नहीं है कि आगे अवैध निर्माण जारी रखा जाना चाहिए। रंगारेड्डी जिले के राधाकृष्ण नगर, अत्तापुर, राजेंद्र नगर मंडल में अनस फातिमा और मोहम्मद अयास मंसूर ने सिद्धापुरम राजा रेड्डी हाईकोर्ट में याचिका वर्ष 2018 में दायर कर दी गई। इस याचिका पर कार्रवाई न करने पर चुनौती दी है कि वे 3 मंजिला अवैध निर्माण कर रहे हैं। याचिका के आधार पर उसी साल जारी नोटिस के खिलाफ और याचिका दायर की गई है। GHMC ने कहा है कि जब एकल न्यायाधीश ने जांच की है तो प्रतिवादियों ने शहर की दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाया और उन्हें यथास्थिति का आदेश दिया है, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। एकल न्यायाधीश ने 2 व्यक्तियों के बीच विवाद को इस अदालत में लाकर कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग की याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान और न्यायमूर्ति एन तुकाराम जी की पीठ ने राजा रेड्डी के अपीलों पर सुनवाई की है। इसने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यथास्थिति के आदेश जारी रहे। दूसरी ओर राज्य के नगर निगमों और नगर निगमों में अवैध निर्माण कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं। TSB पास अधिनियम के भाग के रूप में गठित टास्क फोर्स समितियां सजावटी हो गई हैं। HMDA और 1 या 2 अन्य स्थानों के अलावा ऐसी आलोचनाएं हैं कि ये समितियां, जिन्हें यह सुनिश्चित करने की प्रमुख जिम्मेदारियां निभानी है कि भवन निर्माण नियमों के अनुसार किया जाता है, भवनों को गिराया जाता है और जुर्माना लगाया जाता है, यह सक्रिय नहीं है। भले ही
टीएस पास के हिस्से के रूप में राज्य भर में टास्क फोर्स समितियों का गठन किया गया हो, लेकिन विनिर्माण पूरा होने से कम एक बार भवन का निरीक्षण करने की स्थिति में नहीं है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों वाली ये टीमें ज्यादातर जगहों पर अपनी जिम्मेदारी से बच रही हैं और इसके साथ ही राजनीतिक दबाव के चलते कहीं कहीं अवैध निर्माण और अतिक्रमण भी हो रहे हैं। इससे बिना किसी झंझट के निर्माण करना और मास्टर प्लान के प्रावधानों का उल्लंघन करना आम बात हो गई है। 8वें निजाम नवाब बरकत अली खान वल्शन मुकरम शाह बहादुर का निधन हो गया। शनिवार रात तुर्की के इस्तांबुल में उनका निधन हो गया। चूंकि बहादुर की अंतिम इच्छा हैदराबाद में अंतिम संस्कार करने की थी, इसीलिए उनके पार्थिव शरीर को तुर्की से हैदराबाद लाया जा रहा है। उनका पार्थिव शरीर इसी महीने की 17 तारीख को हैदराबाद पहुंचेगा। हैदराबाद लाए जाने के बाद पार्थिव शरीर को जनता के दर्शन के लिए चोम्मला पैलेस में रखा जाएगा। बाद में आसफ जाही के परिवार के सदस्यों की कब्रों के बीच दफनाया जाएगा। राज्यपाल तमिलिसाई ने मलकपेट अस्पताल की घटना पर दुख जताया है। दुख की बात है कि मलकपेट अस्पताल में 2 गर्भवतियों की मौत हो गई। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों परिवार नियोजन सर्जरी के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी। स्त्री रोग विशेषज्ञों के रूप में उनके मन में कई सवाल थे। राज्य की जनसंख्या के अनुरूप चिकित्सा क्षेत्र में सुविधाओं को और बेहतर कराने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा है कि सरकार द्वारा भेजे गए विधायक लंबित नहीं है, विचाराधीन है। सभी पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इनका इरादा विवादों के कारण नियुक्तियों में देरी करने का नहीं है। उन्होंने कहा है कि अदालतों ने पूर्व में इस प्रकार की नीति पर आपत्ति जताई। तमिलिसाई ने कहा है कि यूजीसी ने कुछ पहलुओं का जिक्र किया है। वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई कानूनी पेचीदगियां ना हो। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की जनता को संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने तेलंगाना के लोगों के खुश रहने की कामना की। पुलिस ने रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में हुक्का सेंटर पर छापा मारा। अत्तापुर पीवी एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 130 स्थित एक बिल्डिंग में अंडर कवर चल रहे हुक्का सेंटर पर छापा मारा गया। पुलिस ने आयोजक समेत 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों में नाबालिग की पहचान की है। इन सभी को थाने ले